बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आज ईद का ये जो खुसूसी शो है, इसमें हमारे साथ 4 खुसूसी मेहमान हैं और इन चारों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के 4 सूबों से है और इनमें एक कदर मुश्तरक है कि चारों का ताल्लुक़ सियासत से है और चारों मेहमान ख़वातीन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा, जो कि अब फेडरल मिनिस्टर बन चुकी हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी इंचार्ज हैं। मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, JUI से उनका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा मुस्लिम लीग नून से हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। और सेनेटर सना जमाली साहिबा जो कि आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुई हैं, उनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाज़िया मरी साहिबा, आज ईद है, लेकिन ये जो पिछले 15-20 दिन थे, 30 दिन थे, बड़े ही टर्बुलेंट थे, बहुत अफरा तफरी थी। यकम रमज़ान से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए और 3-4 दिन तक आप असम्बली आपकी टूटी हुई थी, फिर तहरीकत में इत्माद हुई, फिर अचानक आप लोग हुकूमत में आ गए और आप वज़ीर बन गए। तो ये मैंने पूछना ये था कि ये रमज़ान आपका कैसा गुज़रा और ये ईद जो है आपकी, ये पिछली ईद से कैसे मुख्तलिफ होगी? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, अपनी बहनों को, आपके जो कैमरामैन हैं, पूरी टीम है उनको, और आपके कैमरा से इस ट्रांसमिशन, इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम लोगों को ईद की मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। और यकीनन जिस तरीके से आपने फरमाया कि ये तमाम अरसा और जिस तरीके से रमज़ान गुज़रा, आपको याद होगा कि पहला रोज़ा जो था वो 3 अप्रैल को था, संडे का दिन था। और वो 3 अप्रैल जो था वो पाकिस्तान की सियासत में दीनी एतबार से तो हमारे लिए एक मुक़द्दस पाक महीने का आगाज़ और अपने जो फ़राइज़ इबादत के सर अंजाम देने के हवाले से वो बहुत ही मुक़द्दस था। लेकिन सियासी और जमहूरी एतबार से वो एक काला दिन था, जिस दिन आइन को तोड़ा गया, जिस दिन आइन की धज्जियाँ बिखेरी गईं। और इसलिए क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी वो अपनी कारकर्दगी से भाग रही थी और वो आज भी अपनी कारकर्दगी से भाग रही है, क्योंकि जो जितनी मर्तबा उन्होंने पब्लिक गैदरिंग की है और लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की है, वो सिर्फ़ किसी के ख़िलाफ़ साजिश का अंदिया देकर की है, लेकिन अपने हवाले से जो उनके काम हैं वो बता के मुतासिर नहीं कर पाए। और चूँकि उन्हें ये पता था ऐसा नहीं होगा, तो लिहाजा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ या मेरी बहन या मेरी बहनें अलग जमातों से। पाकिस्तान का शहरी रो रहा था, चिल्ला रहा था, माएँ झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं दे रही थी। एन उस वक्त ये पार्लियामेंट से आवाज़ उठी कि हमें इमरान नहीं चाहिए। याद दिलाना है आप हुकूमत नहीं, वो मैं आपको मुझे याद दिलाइए, लेकिन वो माजी करीब है आप, क्योंकि ये हुकूमत जो पहले गई हमसे, वो आज तक अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकी। इसीलिए आपके तवस्सुत से हमें ये याद अपने आप को भी दिलाना पड़ता है कि ये वजह बनी थी। हमारे नज़दीक आज भी वजह अगर कोई साजिश कहता भी है तो वो खुद इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा होता है। इस ईद पे आपको क्या लग रहा है कि आप हुकूमत में या अपोजिशन में? इस ईद पे मुझे ये लग रहा है कि हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो है इस तबाहकुन जो इस वक्त सिचुएशन है मईशत की और दीगर मामलात की, उनको ठीक करना है। और मैं कतन ये नहीं कहूँगी कि फ़लाना ये है और फ़लाना वो है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई हैव रेज्ड माई चिल्ड्रन हियर। मेरे बच्चे यहीं पढ़े, यहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हुए, तालीम यहाँ हासिल की है, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पर। तो लिहाजा हमें इस मुल्क ने जो कुछ दिया, हमें आज इस मुल्क की खिदमत करने का जो मुख्तसर मौका मिला है उसमें कुछ करके दिखाना है। अब इन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे ये लग रहा है कि ये अभी तक हुकूमत में नहीं है। ये आपको क्या लग रहा है कि ईद वाले दिन आप अपने आप को हुकूमत में महसूस कर रही हैं कि अपोजिशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमें दावत देने का। और जिस तरह शाज़िया बहन ने कहा है, तो सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक हो। हमारे तमाम टीम और आपके प्रोग्राम ख़ुसूसन, जो कि मैं समझती हूँ कि जो कैपिटल टॉक नहीं देखता तो उस घर में मैं समझती हूँ कि जियो की नशरियात जो है वो पूरी नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट।
हर घर में देखा जाने वाला ये प्रोग्राम है और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की इनायत फ़रमाएँ। तो आपकी तवस्सुत से उन तमाम नाज़रीन को भी मैं ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिल्कुल हामिद मीर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हम अभी तक वो जो हमारा पीरियड है, क्योंकि अभी वो कैबिनेट भी कंप्लीट नहीं हुई और बाकी प्रोसेस भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि न सिर्फ वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कि अभी पार्लियामेंट में हैं, जो कि 13-14 के करीब पार्टियाँ हैं, उसमें आज़ाद अरकान भी शामिल हैं, वो उन तमाम का जो है वो एक ही मकसद था कि इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी है इन आवाम की, और आवाम की दुआएं भी हमारे साथ शामिल हाल रही है। मैं तो समझती हूँ कि एक पाकिस्तान रमज़ान में मारज़ी वजूद में आया था और एक खोया हुआ पाकिस्तान हमें दोबारा रमज़ान में मिल गया। जिस तरह सियासत के मैदान में यहाँ पे शब व रोज़ आपने देखा कि तकरीबन 2 दिन हो गए थे हमारे ऑर्डर ऑफ द डे जो पार्लियामेंट का चेंज हुआ, और जो एक यहाँ पे एक अनसर्टनिटी इस जो गई है हुकूमत उसने पैदा की आइन शिकनी के हवाले से, यानी वो क्या क्या मिसालें हैं जो एक स्याह तारीख़ जो है वो रकम करके ये PTI हुकूमत करके गई है। अब ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत हैं हम पे, क्योंकि टाइम कम है। अगर हम देखें, और जो हमारा मैं तो समझती हूँ कि जो यहाँ पे था तमाम जमातों का कि हमने इस्लाहात की तरफ जाना है, और जब तक शफाफ इलेक्शन के इस्लाहात अगर हम पूरे नहीं कर सकेंगे तो मैं समझती हूँ आने वाला वक्त जो है फिर और ज़्यादा मुश्किलात का होगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर हो और हम कुछ रिलीफ़ दे सकें। कम अज़ कम अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ ऐसे फ़ैसले हो कि जो कि डायरेक्ट उन गरीब आवाम को, जो पिसा हुआ तबका है, मैं तो समझती हूँ कि वो जो मिडिल क्लास है वो भी ख़त गुरबत से अब नीचे चला गया है, स्पेशली हुकूमत की पॉलिसियों से। तो वो पॉलिसियों में एक इस्तेहकाम लाना चाहिए ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। शिजा ख्वाजा साहबा, आपकी भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्टिविटीज़ थी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इधर कभी उधर, कभी मीटिंग्स, तो हुकूमत बन गई, अब आप रिलीफ महसूस कर रही हैं? ईद कैसी गुजरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हामिद मीर साहब, एंड बाकी सबकी तरह सबको ईद मुबारक। आपको भी, आपके टीवी शो देखने वालों को, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। देखिए, वही बात है कि पिछला सिर्फ रमज़ान ही नहीं, रमज़ान से पहले से ये अफरा तफरी चल रही है, और हम तकरीबन हमें 1.5-2 महीने जो है वो हम ये इस अनसर्टेनिटी से गुजरते रहे, और सारे MNAs जो है वो इस्लामाबाद में रहे। बिल्कुल इस्लामाबाद में रहे, हम घरों को भी वापस नहीं गए, क्योंकि और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम एक आईनी कदम उठा रहे थे और हम उसके लिए सियासी तौर पे बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। मगर जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, पहले तो वो आखिरी दिन तक कहती रही कि अदम एतमाद की तारीख नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, और इसलिए अपने ओवर कॉन्फिडेंस में शायद जो है वो फिर उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि ये लेके आए हैं, और हम जो है वो चाह भी रहे थे ये हम चाह रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा हमने दुआ की थी। हमने हाँ, कि हमारे लिए हम आए और हम याद रखना चाहिए सारी बिल्कुल सही, और सबको याद दिलाते भी रहना चाहिए। मगर जब वो आया तो पहले तो वो एक अमरीकी साजिश बन गया, और उन्होंने हम 200 अरकान को गद्दार करार दे दिया उस अमरीकी साजिश की वजह से। और 200 अरकान जो इस मुल्क की 70% वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं इस मुल्क की 70% आवाम के, उनको बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने बड़े आराम से गद्दार करार दे के, और फिर एक के बाद दूसरा आइन तोड़ा। और पहले वो छोड़ देना उन्होंने क्या किया? पहले आप रिलीफ महसूस कर रही हैं कि कैसे छोड़ दें? अच्छा, नहीं छोड़ना। 2 महीने क्या, 4 साल से आवाम भुगतती रही, हम भुगतते रहे, और 2 महीने जिस तरह हमने ये गुजारे हैं, आवाम को सच्चाई पता होनी चाहिए। पहले उन्होंने आइन तोड़ा, फिर डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा, स्पीकर साहब 12 बजने में 5 मिनट पे आइन तोड़ते तोड़ते जल्दी से इस्तीफा दे के भाग गए। तो मतलब कि ये कोई हाँ, बाहर जब प्रिजनर वैन आके खड़ी हुई, तो इसने देखिए ये चीजें जो हैं ये पूरे अब आप आइन शिकनी की बात कर रही हैं, वो एक अनसर्टेनिटी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब PTI वालों ने इस्तीफे दे दिए हुए हैं ना, तो नए स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब कबूल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इस्तीफों का एक प्रोसीजर है,
और जो उनके इस्तीफे क्या हैं, प्रोसीजर नहीं है? नहीं नहीं, बाकायदा लेड आउट प्रोसीजर है। उनके इस्तीफे जो हैं एक टेम्पलेट के अंदर आए हुए हैं। फिर सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अब ये नहीं कह सकते कि साजिश नहीं हुई, क्योंकि ये तो सब खुल गया कि कोई साजिश नहीं हुई, ये सारा एक ढोंग था, रचाया गया। वो इसलिए अब नहीं कह सकते क्योंकि आइन शिकनी तो उन्होंने बड़ी वाजे कर दी है। अगर अब वो छुपे अब साजिश के पीछे हैं, आइन शिकनी को एक्सेप्ट करने के बजाय कन्विक्टेड हैं जी आइन शिकनी तो। अच्छा सना जमाली साहबा, मैं आपसे ये बातें नहीं करूँगा, ये बताएं कि आप बलूचिस्तान में जो ईद होती है तो आप लोग ईद कैसे मनाते हैं, दिन कैसे शुरू होता है और क्या होता है? आप ईद वाले दिन क्या क्या चीज़ पकाती हैं, कुकिंग क्या करती हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ, ईद मुबारक भी देती हूँ। इन्होंने काफ़ी एक जमहूरी लिहाज से जब हम सियासत में आते हैं ये चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं और 90 ईयर्स से हमारी फैमिली सियासत में है, तो दिस वाज अ गुड थिंग कि आप लोगों ने सब ने इस चीज़ से सीखा है। सीखा हमने ये है कि हमने अपने मुल्क के मसाइल हल करने। पाकिस्तान है तो ये शहबाज शरीफ भी है, ये नवाज शरीफ भी है, ये इमरान खान 90 भी। ईयर्स की बात की है जी, तो अब आपने 90 ईयर्स की बात की है तो ज़रा ये भी बता दें कि आपकी फैमिली पहले कायद-ए-आज़म के साथ थी, फिर मोहतरमा फातिमा जना के साथ जी थी। 90 ईयर्स वहाँ से शुरू होते जी हैं ना? जी तो ये उतार चढ़ाव सियासत में आता रहता है। मीर साहब ने हिसाब 47 से लगाया ना, फिर उन्होंने नहीं, समझाया जी, कि जी। पहले की क्या बात है। मैं सिर्फ अपनी बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने ग्राउंड रियलिटीज़ में जाके अपने अवाम के मसले हल करते हैं। हमने अपने यूथ को मजबूत करना है। जिस तरह एहसास प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किया, बेनज़ीर BISP शुरू किया, हमने इसको और मजबूत करना है। इसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाए, तो वी वांट दीज मोटरवेज ड्यूल ये आपने कैरेज। बड़ी अच्छी बात है आपने जी। कि एहसास प्रोग्राम को भी आप अच्छा कह रही हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इसी प्रोग्राम तरह मैं खान साहब के शौकत खानम के प्रोग्राम को भी कहती हूँ, बिकॉज हमारे मुल्क की ये ज़रूरियात है। और पॉलिटिक्स में डायलॉग बंद नहीं होते हैं। हर पार्टी में हमारे पास विजनरी लीडर्स हैं, दे शुड सिट एंड टॉक एंड सॉल्व पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स। रिगार्डिंग बलूचिस्तान की ईद, तो वो तो रोज़ ही ईद होती है, बारिश आती है भी तो हम लोग खुशी से तरबूजा काटते हैं, खरबूजा काटते हैं। हमारे जो सिस्टम में एक अखलाकियात है, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन जो दी जाती है, वो किसी सूबे में आप खुद ही समझ जाते हैं। एक औरत जब किसी के घर चली जाती है खून माफ़ हो जाता है। और ईद हम अपने टिपिकल बलोचिस्तान रवायात के मुताबिक करते हैं, देसी खाने बनाते हैं, सजी इज़ार, ट्रेडिशनल ड्रेसअप, और सारे मर्द हजरात जो हैं हमें ईदी देते हैं और सर पे हाथ रखते हैं। हम उनकी माएँ हैं, हम उनकी बहनें हैं, तो इट्स अ गुड जेस्चर। तो हम आपको भी चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आए हमारे पास ईद आके गुजारें। और जो कोटा के लोग हैं, हमारा हना लेक माशाल्लाह से भरा हुआ होता है, तो तरबूजा भी काटेंगे, अतन भी करेंगे, चाहे बारिश होगी। तो हम अगर पहले हम कोयटा जाएं फिर हम सांगड़ जाएं। बिल्कुल, आप सांगड़ आएँ, और सांगड़ में तो बहुत ज़्यादा बलोच सेटल्ड है, तो उनका कल्चर वही है और गोश्त खोर हैं, गोश्त बहुत खाते हैं। और आप तो गोश्त खुद भी पकाती हैं? और मैं पकाती भी हूँ। और मज़े की बात है मीर साहब, वो गोश्त में अगर आपको दावत कोई बलोच देगा ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में भी, तो वो फ्रेश बकरा कटेगा आपके लिए। अगर आप किसी भी वजह से नहीं आते हैं वो खाने, वो जो गोश्त का बकरा आपके लिए आया था, तो आपको बकरा भिजवा दिया जाता है कि ये आपके लिए आया था, आप इस दावत में शरीक नहीं हुए। सो मतलब दिस इज़ द हॉस्पिटैलिटी। सिंध के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी, तो वो नहीं, ऐसे नहीं होगा कि फ्रीजर से बकरा निकाल के वो नहीं होता, वो ताज़ा बकरा आता है, ताज़ा बकरा। अगेन एनिमल राइट्स के भी बात जो है वो करनी चाहिए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ ये करें, लेकिन हम सब्जी भी खाते हैं शौक से, दाल खाते हैं शौक से, भिंडी खाते हैं शौक से। भिंडी तो बहुत जबरदस्त है। And I think the Baloch tribes who are settled in Sindh along with the Sindhi tribes, जो सिंधी लोग हैं, वो इतना खूबसूरत कल्चर है कि ये गोश्त खाते हैं ज़्यादा और वैसे सब्जियां भी खाते हैं ज़्यादा, तो वो बड़ा अच्छा डाइवर्सिटी जो है वो सिंध की एक खूबसूरती है। आई ऑलवेज थिंक दैट ये बड़ी खूबसूरती है। डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने सिंध को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बना दिया। अच्छा, अब आप बताएं जी शाहिदा अख्तर अली साहबा के ईद के दिन आप कौन सा पकवान जो है उसको पसंद करती हैं और पॉपुलर कौन सा पकवान है आपके इलाके में? इलाके का जो पकवान है हमारे मरवत इलाके का, उसको हम पेंडा बोलते हैं, जिसको सोहबत भी बोलते हैं, जो कि देसी मुर्ख का होता है और उसमें देसी मसाले एक बड़ी सी परात होती है उसमें, बिल्कुल। और वही जो देसी आटा होता है उसकी बारीक बारीक रोटियां बनाते हैं, जिसको हम उसको पास्ती बोलते हैं अपने लैंग्वेज में।
और वो उसमें तोड़ के डालते हैं, शोरबा डालते हैं, उसके ऊपर जो है फिर बाकायदा मोर के पीसेस डालते हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है और बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल वो है। वो तो इवन ईद क्या, वो तो वहाँ पे शादियों का भी यही है रिवाज, वहाँ पे ये खाया जाता है। ये तो हर घर का आप समझे कि ये डिश है। बाकी तो आजकल आप देखें कि दही भल्ले भी है और सेवइयाँ, जो मीठी सेवइयाँ होती हैं, खीर होती है, वो तो चलती रहती, चूँकि जो लेकिन जो पेंडा है उसकी इनफरादियत ये है कि वो एक बड़ी सी परात के इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठ के और हाथ से खाते हैं। हाथ से खाते हैं, बिल्कुल। और देसी घी का तड़का उसमें ख़ास कर होता है। इसमें एक यही होती है कि वो एक मोहब्बत का इम्तिजाज आप देख रहे हैं कि सारे मिल के, छोटे बड़े सब वो मिल के उसको खाते हैं और बड़ा लजीज जाना जाता है। मुझे मौसम दावर साहब ने पहली मर्तबा ये सोबत पैंडा, जिसे पैंडा मुझे नहीं पता उसका नाम है, सोबत उन्होंने, दोनों नाम है, पैंडा भी और सोबत भी, तो वो उन्होंने खिलाया था और वो वाकई बहुत लजीज है। अच्छा, अब आप बताएं जी कि ईद वाले दिन आप क्या चीज़ पकाती हैं और क्या चीज़ शौक से खाती हैं? मेरा ओरिजिनली बेसिकली ताल्लुक़ तो सियालकोट से है, मगर रिहाइश मेरी लाहौर में है। और लाहौर आपको पता है कि एक बहुत ही रौनक वाला शहर है। रात के 1-2 बजे डिनर बंद होता है तो 2:30 बजे नाश्ता शुरू हो जाता है वहाँ पे, और सारी चीज़ें सज जाती हैं और ऐसे ही चांद रात मनाई जाती है। सब लोग सड़कों पे निकलते हैं, हम भी फैमिली के साथ निकलते हैं। बेहद रौनक होती है। कभी कभी फंस भी जाते हैं, 4-4 घंटे ट्रैफिक में भी फंसे रहते हैं। और दिन को जो है वो ज़्यादातर हमारे घर में, क्योंकि मेरी कश्मीरी फैमिली है और कश्मीरी बैकग्राउंड है, तो चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पुलाव पकता है गोश्त का, और साथ किसी ना किसी किस्म का यूजुअली शोरबा होता है, आलू शोरबा, और साथ सब्जी जरूर, आलू गोश्त होता है, पुलाव होता है। सब्जी कौन सी है? वो गोश्त के साथ ही होती है। और कोई ना कोई सब्जी गोश्त ज़रूर होता है, और रात में दाल ज़रूर खाई जाती है, और मीठे में दूध सेवइयाँ बनती हैं। अच्छा, हर अब सना जमाली यहाँ मिसिंग है मीर साहब, आज दूध सेवइयाँ आज मिसिंग है, दूध सेवइयाँ आज होनी चाहिए। सना जमाली साहब, आपके बच्चे, आपकी फैमिली ईद वाले दिन क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे पहले 2 मिठाई होती है, फिर सेवियाँ आ जाती हैं, गुड़ वाली रोटी होती है, बुसरी, सब्जेक्ट टू गुड़ वाली रोटी। जी बुसरी असली घी भी होता है, सब्जेक्ट टू वेदर, मक्खन के साथ जी। देन शिकारपुर से हम लोग फालूदा मंगवाते हैं। शिकारपुर से फालूदा और देसी आइसक्रीम कुल्फी वाली। अच्छा जी। कितनी दूर है आपका? 1.5 आवर। 1.5 आवर जी। तो आप बलूचिस्तान और सिंध तो करीब झटपट है ना, आखिरी झटपट के बाद जी उस्ता मोहम्मद। झटपट उस्ता, ओके, उस्ता मोहम्मद। झटपट इज आल्सो अ लिटिल टाउन देयर। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं वो इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान ट्रैवल करते रहते हैं? जी। हमने उनको रियलिटीज दिखानी है ना। हाँ। इस्लामाबाद तो आर्जी शहर है, घर तो हमारा बलूचिस्तान है। अच्छा, ये आपको रियलाइजेशन है कि इस्लामाबाद एक आर्जी शहर है? यस। मेरे ख्याल से सबके लिए आर्जी शहर है इस्लामाबाद। इक़्तिदार का शहर जो है ये आर्जी शहर है। यहाँ पे सब मेहमान हैं। सब मेहमान हैं। हाँ, हकीकत यही है कि आवाम सब ये तो सूबों समझते में हैं। बसती है। जी घर तो हमारा वो में बसती तो है। ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद से 2-3 किलोमीटर के फासले पे है? आप ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सूबे मजबूत हैं, हंस रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो इस्लामाबाद भी फल रहा है, फूल रहा है। चैलेंजेस सामने हैं, बट हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हम जो है इन चैलेंजेस का सामना करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह रिलीफ पहुंचाएंगे। चलें, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़ी आपस में मोहब्बतें हैं। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम लोग जिस वजह से इकट्ठे हैं ना, वो बेसिकली जो मसाइल थे मुल्क के अंदर, और ये मसाइल जो थे ये ख़तरा बनते जा रहे थे। इसमें सिर्फ एक मसला आपके सामने है, लेकिन इस पर्दे के पीछे और ज़्यादा मसाइल, ये बड़ी अहम बात किया जो बहुत बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए था। वो जो ख़तरात हैं वो मुल्क को एक ऐसे कोने में, एक ऐसे अंधेरे में लेके जा सकते थे, खुदा न खास्ता, कि अगर हम ये एक्टिविटी ना करते और अगर आज ये सिचुएशन ना होती तो अल्लाह माफ़ करे वो ख़तरा हमसे नहीं संभलता। चले, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ। बहुत ज़्यादा स्कील सियासी गुफ्तगू में जाने से मैं परहेज़ कर रहा हूँ, लेकिन शाजिया मरी साहबा ने बहुत एक गहरी बात कर दी है। उसकी डिटेल जो है वो
वक्फे के फ़ौरन बाद मैं बिल्कुल नहीं आपको बताऊंगा, कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। सना जमाली साहबा, आपका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान के साथ है और जैसा कि आपने ख़ुद बता दिया 90 साल से आपका घराना सियासत में है, तो अब आप अपने ख़ानदान की नई नस्ल को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी आपको ये महसूस होता है कि नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एक मजमूई तौर पे बतौर एक सियासतदान के जब आप पब्लिक में जाती हैं तो सियासतदानों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर काफ़ी असर पड़ा है? जी कोई इसकी वजूहात आप बताएंगी? भाई, सबसे पहले तो हमें अपना विजन ब्रॉडर करना चाहिए। हम गलत को गलत समझें और इसमें कोई बुराई नहीं माने कि बिकॉज हम लोग कोई दूध के आसमान से नहीं उतरे हुए। वेयर वी आर रॉन्ग वी शुड लर्न फ्रॉम मदर्स। जैसे आई एम द यंगेस्ट सेनेटर इन द सेनेट, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मुझे मेरे बड़ों ने कहा कि आपके साथ जो अगर कोई डांट भी देता है ना, आप चुप करके सुनो और इट्स योर लर्निंग पीरियड। इस लर्निंग पीरियड में मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा फ़ायदा ही हुआ है। उस चीज़ पे हम पहुँचे हैं कि हम एक दूसरे की बात को सुने और घूम फिर के हम एक लाइन में लाएँ जिससे एक पॉजिटिव अप्रोच हो कंट्री के लिए, फॉर द नेशन एज अ होल। आप शाहिदा अख्तर अली साहब, आप इनकी सीनियर भी हैं, उस्ताद की हैसियत भी है, तो एक यंग सेनेटर को ये महसूस हो रहा है कि बतौर सियासतदान हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हो रही है, इसकी क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, ये बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है और ख़ासकर ये पिछले 3-4 सालों से तो हर एक बंदे को ये महसूस हो रहा है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन को जिस तरह वो डिग्रेड करने वाली बात की जाती है और जिस तरह इनको चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा जा रहा था, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके एहतसाब के इदारे हैं, आप लेट्स उन इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ दें जो कुछ भी है, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल एहतसाब तो क्या इंतकाम होता जा रहा था और फिर जिस तरह नौजवान नस्ल को दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा था और ये चीज़ फिर ऊपर पॉलिटिक्स तक नहीं रही। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा कि मर्डर्स हुए हैं बच्चों के और गली कूचों में ये चीज़ जाती रही है, पोलराइजेशन बढ़ती गई है जो कि होनी नहीं चाहिए। तो अक्रॉस द पार्टी एफिलिएशन ये हमने देखना है कि हमने इस चीज़ को खत्म शाजिया मरी करना साहबा, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इससे सियासतदानों का जो इमेज है वो ख़राब हुआ है। वैसे तो मीडिया का भी हुआ है। मीर साहब, मेरा ख्याल है कि मतलब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स जो है वो बुनियादी तौर पर तो खिदमत है ना। ये खिदमत करके पाकिस्तान हासिल किया गया। पॉलिटिशियन का एक रोल था, एक डेफिनेशन थी जो अवामी सर्विस से, अवामी खिदमत से जुड़ी हुई थी। आई थिंक जो बुनियादी मकसद है पॉलिटिक्स का, उस स्पिरिट को अगर हम रिवाइव करेंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो सारी तोहमतें पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियंस के ऊपर डाली जाती हैं वो ख़त्म होंगी। और ये वो लोग भी करते हैं जो चाहते हैं दानिस्ता तौर पर कि इसको ख़राब किया जाए। पाकिस्तान के अंदर तो बुनियादी तौर पर डिक्टेटर्स ने मुख्तलिफ़ वक्तों में इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज़ करने की कोशिश क्या की, उन्होंने बाकायदा मनसूबा बंदी की। उन्होंने ये पहले तो मलाइन किया कि जो पॉलिटिक्स ही ख़राब है और हमारा जो एक डिक्टेटरशिप का रूल है, कानून है, वो सही है। आपको पता है मुझसे ज़्यादा कि उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, लोगों पे ज़बान बंदी हुई है, लोगों को बंद किया गया, अपनी राय का इजहार करने नहीं दिया गया और कत्ल कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, लोगों ने मुल्क छोड़ दिया, बहुत कुछ हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क के अंदर जो अनसर्टनटी थी पॉलिटिकल, उसकी वजह से मुल्क से बाहर गई है, जो एक मैं कहती हूँ बड़ी पॉपुलेशन। तो कहने का मकसद सारा ये है कि पॉलिटिक्स को ग्रो ही नहीं करने दिया, इसके रूट्स को बार बार उखाड़ने की कोशिश की गई। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो स्पेस है वो सब अपनी स्पेस लें, लेकिन अगर डिसएग्री भी करें तो रिस्पेक्ट के साथ करें। आपको गाली उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपके पास और कुछ नहीं होता कहने को। अगर आपके पास विजन है, आपके पास काम है करने को, तो मैं नहीं समझती मीर साहब कि किसी को भी ज़रूरत होगी किसी को गाली देने की, तोहमत लगाने की। आप अपना काम बताएंगे, अपनी मुश्किलात का इजहार करेंगे, लेकिन अव्वलीन फ़र्ज़ सियासतदान का ये भी है कि अगर लोगों के सामने मसाइल हैं तो उनका इदराक कीजिए, उनका एहसास कीजिए।
लोग ये नहीं कहते कि दूध की नहरें बहा दोगे या चांद तोड़ के लाओगे तब हम तुम्हारे साथ हैं। लोग कहते हैं हमारे मसलों के ऊपर महसूस तो कीजिए कि हमारे साथ मसाइल हैं। तो शाजिया मरी साहबा ने तारे तोड़ने की बजाय चांद तोड़ने की बात कर दिया ईद वाले दिन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। शिज़ा ख्वाजा साहबा, बहुत से जो लोग हैं ख़वातीन, वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करती हैं कि हामिद मीर के प्रोग्राम में मर्द कितने आते हैं और औरतें कितनी आती हैं। और अक्सर औक़ात जो आपकी कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे मैसेज करती हैं कि आज आपके शो में सिर्फ एक ख़तून क्यों थी। तो मैं चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम देख के वो मुझे मैसेज करें आज 4 की 4 आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक मर्द क्यों? ठीक है, ये भी बैलेंस के आउट है। लेकिन ये मैंने इसलिए बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की आबादी 50% है, लेकिन उनके बहुत मसाइल। तो बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, आपको क्या लगता है कि एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आपको क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में ख़वातीन के मसाइल सारे के सारे तो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कम हो जाए? देखिए हामिद साहब, मेरे ख्याल से कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है ये बड़ी अच्छी वेल लेजिस्लेटेड पार्लियामेंट है। और जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में पार्लियामेंट में विमेन कॉकस बनाया गया, मेरे ख्याल से कि उसके ज़रिए, उसकी बड़ी एफ़र्ट्स के ज़रिए हम बड़े ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए लॉ लेके आए, बिल्स लेके आए, जिसमें एंटी हरासमेंट एट वर्क प्लेस था, एसिड क्राइम था, ऑनर किलिंग के लिए मियां नवाज शरीफ साहब जो लेके आए। तो ये तमाम जो लेजिस्लेशंस थी वो उस कॉकस के थ्रू हम आपस में पार्टीज़ में लॉबी कर सकते थे और हम उनको आगे लेके आए। उसके अलावा मेरे ख्याल से कि जब कोई भी बच्ची, छोटी बच्ची जो आपके टीवी देख रही होगी या वो रोज़ टॉक शोज़ देखते होंगे या पार्लियामेंट को देखते होंगे, तो मेरे ख्याल से कि जो ख़वातीन लीडर्स हैं या जो आइडियल्स हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है। ताकि देखिए, कोई भी काम आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप उसको सोच ना सकें, इमेजिन ना कर सकें। तो हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनको ये सोचने का भी हक़ नहीं है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, वो स्कूल जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी हम ख़वातीन की जो असेंबली में हैं, ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम किस तरह जो है सबसे पहले तो उम्मीद जगा सकते हैं अपनी ख़वातीन में, कि हम उनको हौसला दे सकते हैं कि वो आगे बढ़ें, उनके नतीजा निकल सके और कन्विक्शंस हो सके। एग्री करती है। लेकिन आप बतौर सेनेटर इसमें क्या कर सकती हैं? हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं और कानून इनका में? हेल्प आउट कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। अवेयरनेस। आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? जी बिल्कुल। मैं देखिए, सबसे पहले तो देखिए हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेशन फॉर ऑल, कि आपने एजुकेशन जो है वो सबसे प्राइमरी आपका वो होना चाहिए कि तमाम ख़वातीन जो है मतलब मेल तो करते ही हैं उनको, मतलब लड़कों को एजुकेशन, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जाके वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, बावजूद इसके कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहती है, लेकिन उनको एक जो इशू है पिछले दिनों बहुत ईद से पहले बहुत इशू वो आया हुआ कि एक 16-17 साल का लड़का है, वो 14-15 साल की जो बच्ची है उसको भगा के ले जाता है। तो ये दोनों लड़के लड़कियां दोनों मिसगाइडेड, इसको कैसे उनको गाइड किया जाए? इसका देखिए, ये इस्लाह माशरा सबसे पहले तो ये कि घर से एक तरबियत का वो होता है, दूसरा फिर इंस्टीट्यूशंस, और इसमें यह है कि ओवरऑल इसका फिर इदराक करना चाहिए। मतलब ये है कि फिर लुक आफ्टर करना, फिर हमारी अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, हमारे जो फ़राइज़ हम पे हैं, उससे गफलत जो जहाँ पे भी बरती जाएगी। और दूसरा ये इस तरह का जो सोशल मीडिया पर्टिकुलरली वो चीज़ जो है वो जिस तरह भी मुख्तलिफ़ हवालों से IT बिल वगैरह ये अमेंडमेंट्स और एक्ट्स की बात की गई है, ये चीज़ें हैं कि उस पर कंट्रोल होना चाहिए। शाजिया मरी साहबा, क्या इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है? ख़ास तौर पे आपकी जो सिंध असम्बली का तो बिल भी है कि बच्चियों को पता होना चाहिए कि वो 18 साल की उम्र से पहले कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। सब प्रोग्राम आखिर आपका ख़त्म होने वाला है, इसमें मेरा व्यू बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बताएं, खुल कर बताएं। बहुत ही ज़्यादा आपने बात कही दी है। मैं एक्चुअली चुप थी, मैंने कहा शायद मुझसे भी अभी कहेंगे आप सहमत है तो मैं इससे ही निकल जाऊंगी। तो नहीं, खुल के देखिए बात ये बात क्योंकि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर आप गुफ्तगू रखें और इस पर सैर हासिल गुफ्तगू रखें, बट वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू से समथिंग कि मेरा ख्याल है हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा ओनस डालते हैं
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो दर्सगाह है, घर, ठीक है ना, वो आज हमारे घरों की शक्लें बदल गई हैं। आज मुझे इससे कोई वो नहीं है शिकायत के बाप को भी नौकरी करनी है और माँ को भी करनी चाहिए, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ है ना, उसमें कहीं बच्चों की अपब्रिंगिंग शामिल है, जिसको कि हमने टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिया है। टेलीफोन अगर बच्चे के हाथ में है तो भाई ठीक है, बच्चे के साथ हम सारा दिन राब्ते में रहेंगे, हम उसे देखें या ना देखें। उसके अलावा हम एज पेरेंट ये समझते हैं कि हम हर फैसला बच्चे पे मुसल्लत कर सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या फील करता है, बच्चे को हमारे किस फैसले पर एतराज़ है, हम कभी अपने बच्चे के साथ बात नहीं करते। हमारे पास या तो टाइम नहीं है या बच्चे की क्या हैसियत के उससे। तो मैं ये समझती हूँ कि ताली दो हाथों से बचती है। जितना आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं भटकते हुए, गुमराह होते हुए, उसमें कहीं ना कहीं घरों का, वालिदैन का बहुत ज़्यादा कसूर है। और मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ बच्चों को बुरा कहकर अपनी जिम्मेदारी से बरियो जिम्मा हो सकते हैं। और इसमें मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन अब टाइम कम हो गया है। मीर साहब, इसमें एक फैमिली यूनिट कि अगर देखें घर में जो पहले एक फैमिली यूनिट होता था, दादा दादी, फूफा, चचा, मतलब इस तरह सारे फूफी वगैरह सारे देखते थे बच्चे, मतलब वो इतना एक विजन, देखिए ना, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वो जरूरत है वक्त की। अब वो चीजें लेकिन माँ बाप की जो मैं एक्चुअली बहुत इमीडिएट फैमिली की कह रही हूँ, मैं इमीडिएट फैमिली की कह रही हूँ कि हमने, मेरी बेटी है, उसके पास फोन 16 साल की उम्र से पहले नहीं आया। आई वॉज अ वर्किंग मदर, मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं काम भी करूँगी, मैं इसे भी देखूँगी, मैं काम भी करूँगी, मैं इसकी हर पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाऊँगी, मैं काम भी करूँगी, मैं इसके हर स्पोर्ट्स डे में जाऊँगी। मैंने कभी ये नहीं उस बच्ची को ये फील होने दिया कि मैं नहीं हूँ, लेकिन शायद फिर भी मैं एक आध इवेंट में नहीं थी। तो मैंने अपने आप को असेस कब किया? तो एज अ मदर, एज अ फादर, हमें खुद को भी असेस करना है। सिर्फ ये नहीं कह देना कि बच्चा बिगड़ गया, बच्ची बिगड़ गई, ये मेरा ख्याल है कि शाजिया की बात से मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ। लेकिन जिस केस का आपने जिक्र किया, देखिए हमारे यहाँ पे दो तीन केसेस हैं, हम तो एक जनरली ये जो केसेस हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि बहुत जगह पे मैनिपुलेशन भी हो रही है और बच्चियों से ज़बरदस्ती बयानात भी लिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं। तो हमें थोड़ी सी इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूर करनी चाहिए कि क्या ये बच्चियां किसी दबाव के अंदर आके, देखें हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, स्मगलिंग भी होती है, बच्चे अगवा भी होते हैं, हॉस्पिटल से अगवा होते हैं बच्चे जो हैं। चाइल्ड अब्यूज़ हमारे मुल्क में जितना ज़्यादा है, आप किसी भी सतह पे देख लें, आप बस अड्डों से लेके आप बच्चे बच्चियाँ, आप जहाँ देख लें चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो हम पता नहीं क्यों शाय अवे करते हैं इन चीज़ों को बात करने में, डिस्कोर्स के अंदर लाने में, मगर हम इसके ऊपर बैठ के हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है। नहीं, और हमें बात करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली एज पेरेंट्स बट ऑल्सो एज अ स्टेट। हमें जो है अपने बच्चों को एज अ सोसाइटी प्रोटेक्ट करना है। माँ बाप को भी ये हक नहीं है कि वो 14 या 15 साल की उम्र की बच्ची या बच्चे से शादी करा दे उसकी मर्जी के खिलाफ। तो ना ये इसमें ऐड करूंगी, तोड़ना चाहिए, ना उनको तोड़ना चाहिए। निकाह पढ़ रहा है, जो शख्स उस मैरिज को रजिस्टर कर रहा है, सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही बोलती जा रही है, सना जमाली भी कुछ बोलना चाह रही है। बोलना तो बहुत कुछ है इस टॉपिक पे। शाजिया आपा की बात से बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारा इंस्टीट्यूशन घर होता है। हाँ। उसके बाद जैसे हमारी आजकल सोसाइटी बन गई है, ट्रेंड्स बन गई है, उस एनवायरनमेंट को भी हमने सुधारना है। वो उस वक्त सुधरेगी जब हम एक ब्रॉडर विजन लाएंगे और एजुकेट करेंगे अपनी नस्ल को, और वो हमारे स्कूल, अजीम दरसगाह, सोशल सेक्टर्स, उनको हम करेंगे। बिकॉज अगर मैं और साजिया वर्किंग वुमेन है और हम 5 मिनट अगर अपनी बच्ची की एक मीटिंग मिस करते हैं कि यू डोंट गिव अस टाइम, टीचर्स को स्कूल्स में गुड टच बैड टच समझाना पड़ेगा। और अगर आज हम अपने माशरे के बच्चों को इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं समझेंगे, नहीं इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें किसी से शिकवा नहीं करनी। कोई साजिश नहीं कर रहा हमारे खिलाफ, हम खुद साजिश के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई साजिश नहीं कर रहा आपके खिलाफ, आप खुद साजिश कर रहे हैं अपने खिलाफ। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।